थर्मल एक्सपांशन। ये कि मैंने क्या है कि एक ही चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो यू विल फील कंफर्टेबल कि छोटे छोटे चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं तुम्हारे। थर्मल एक्सपांशन, the increase in the dimension of the object, the increase in the dimension of a body, object, whatever, due to increase in its temperature is called थर्मल एक्सपांशन, है ना। जो मैं क्या मतलब हो गया, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस या उस ऑब्जेक्ट के साइज जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो अगर अपन सॉलिड की बात करें अपन, अपने पास तीन तरह के एक्सपांशन होंगे, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन क्या है कि अगर पतला सा वायर है लंबा, तो उसको हीट करेंगे तो उसकी लंबाई इंक्रीज हो जाएगी, इवन तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, बट फॉर अस दैट्स नेग्लिजिबल, वी आर कंसर्न विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। अगर किसी प्लेट को हीट करोगे, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, तो उसका टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और अगर किसी स्फीयर को लिया, किसी क्यूब को लिया, सिलेंडर को लिया, उसको हीट करोगे तो उसका टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। रिमेंबर वन थिंग, बेसिक आइडिया ये है कि whenever we heat an object, the distance between the two molecules which are close to each other, या distance between the two neighboring molecules is always going to increase। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी तुम हीट करोगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो दो नेबर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, बस सीधी सी बात है। दैट इज मीनिंग ऑफ एक्सपांशन। चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हो, चाहे सरफेस इंक्रीज हो, चाहे एरिया इंक्रीज हो, चाहे हॉलो हो तो अंदर की तरफ इंक्रीज हो या बाहर की तरफ इंक्रीज हो, कैसा भी इंक्रीमेंट हो, एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए, कोई भी दो नेबरिंग मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी दो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। वही थर्मल एक्सपांशन की एक्चुअल डेफिनेशन। लिख लो, बाद में सवाल आएगा तो शायद तुम लोग सवाल भूल जाओगे मैंने क्या बोला था। सो नाउ वी कम टू लीनियर एक्सपांशन। मैंने बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली तुम्हारे को थर्मल एक्सपांशन की, कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। चाहे वो वॉल्यूम एक्सपांशन की बात करो, लीनियर एक्सपांशन की बात करो, या एरिया के एक्सपांशन की बात करो, किसी के भी एक्सपांशन की बात करो। लीनियर एक्सपांशन, अल्फा इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ linear expansion. So if I say that the length of this rod is L naught and the temperature is T naught, and if we heat and the length is L and the temperature is T, then this is the increase in the length. Alpha, which I say is the coefficient of linear expansion, उसकी definition क्या है? Coefficient of linear expansion is defined as the, alpha is defined as the fractional increase in length per degree centigrade rise in temperature, rise per degree centigrade rise in temperature। पर डिग्री सेल्सियस लिखो या पर केल्विन लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे को पहले ही बता दिया था। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर देख रहा हूँ, कितना चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर 5 बोलूंगा तो 5 डिग्री सेल्सियस बोलूँ या 5 केल्विन बोलूँ, सेम है, क्योंकि लीनियर स्केल पे दोनों का कैलिब्रेशन सेम होता है, 0 से 100 होता है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में। सो अगर जब डिफरेंस की बात करो तो डिग्री सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो, इट डजंट मैटर। लेकिन उसके अलावा कभी भी टेम्परेचर ले लो तो हमेशा केल्विन में ही लेना है, क्योंकि
SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस. सो क्या बोला मैंने, अल्फा की डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ. तो इंक्रीज इन लेंथ कितना है, सपोज मैं मान लूं इंक्रीज इन लेंथ DL है या डेल्टा L है, छोटा चेंज है तो DL है, और चेंज इन टेम्परेचर DT है, छोटा चेंज. देन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ DL by L per degree Celsius, that is divided by DT. This is equal to DL by L 1 by DT. This is alpha. And remember, this alpha is defined at a particular temperature. This alpha is defined at a particular temperature. बाद में मैं तुम्हारे को बताऊंगा इसका क्या मतलब है, लेकिन तुम तुम्हारी बुक में देखोगे ना, ज्यादातर अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन होती है. ज्यादातर अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन होती है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी सॉल्व, वी अज्यूम अल्फा टू बी कांस्टेंट. But actually alpha is a function of temperature. Actually alpha is function of temperature. Generally alpha is constant for all problems we solve, but alpha is actually function of temperature. But given range of temperature में alpha की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो हम हमेशा alpha को चेंज कांस्टेंट मान लेते हैं. But this alpha is defined in a particular temperature. जैसे तुम लोग देखोगे ज्यादातर हमारा alpha 0 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन होता है. तो इसका मतलब हम जो L ले रहे हैं ना, L नॉट, वो हमारा लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. उसके बाद ही हमारे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके इसका क्या मतलब है. सो वी से दैट अल्फा इज इक्वल टू DL by L 1 by DT और अल्फा DT is equal to DL by L. So if you heat this rod from temperature T0 to T, the length will change from L0 to L. तो हो जाएगा अल्फा T minus T0 is equal to log of L by L0, और L is equal to L0 e to power alpha T minus T0. L is equal to L0 e to power alpha T minus T0. e to power x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus dot dot dot. ओके, अपने लिए x क्या है, अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट. जब हम हीट करते हैं तो अपना चेंज इन टेम्परेचर बहुत छोटा होता है, 50 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अपन हीट करें, ज्यादा लंबा हीट नहीं करें, पहली बात. तो दूसरी बात है, अल्फा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to -5 10 to -6. अल्फा की वैल्यू होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to -3 -4 -5 -6. तो अल्फा का मैग्नीट्यूड बहुत कम है. सो इफ यू सी दिस, ये बहुत छोटा नंबर है ना, दिस इज वेरी स्मॉल. सो आई कैन से L is equal to L0 1 plus x प्लस ये पावर वाली जो टर्म है ना, पावर टर्म्स, अब ये अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट अपने आप में बहुत छोटा है, तो अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर और ये टर्म्स वैसे ही बहुत छोटी हो जाएगी. सो वी कैन निग्लेक्ट ऑल दोस टर्म्स, वी कैन निग्लेक्ट all those terms. So I can say L is equal to L0 plus alpha L0 T minus T0, or L minus L0 is delta L is equal to L0 alpha delta T. So you can find out the change in length is equal to L0 alpha delta T. यहाँ पे small change तो ये DL is equal to alpha L dt, but L delta L is L0 alpha delta T. Okay, now this is an expression which you derived, और या इसको ऐसे लिखोगे सिंपल, तो L is equal to L0 1 plus alpha delta T, whatever.
अगर डेल्टा एल निकालना है तो ये यूज करो, और एल निकालना है तो एल इज एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. This is only valid when change in temperature is in a small range, alpha is constant, and alpha delta t is very small. Otherwise, exact value is this. Exact value is this. But for most of the problems, we'll use alpha is very small, so this result will be valid. Let's do one intelligent question, okay? Two rods of length L1 and L2 have coefficients of linear expansion alpha 1 and alpha 2. You find the relationship between alpha 1 and alpha 2 such that the difference in the length of two rods is constant at all the temperatures. The difference in the length of two rods is constant at all the temperatures. ऐसा कुछ करना है. So find out the relationship between alpha 1 and alpha 2. Try करो, देख लो. L1 dash is equal to L1 L1 plus alpha 1 delta t. L2 dash is equal to L2 1 plus alpha 2 into t. So the difference in the length will be L2 dash minus L1 dash is equal to L2 1 plus alpha 2 into delta t minus L1 1 plus alpha 1 into delta t. And it says that the difference of the length remains constant at all the temperature. That means this is equal to L2 minus L1. Solve कर लो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? L2 alpha 2 is equal to L1 alpha 1. पहले कर रखा है क्या सवाल? Now we talk about area expansion. Area expansion, same thing. If I define beta is the coefficient of area expansion, then beta is equal to fractional change in area dA by A 1 by dt. सेम थिंग जैसे अपन अभी इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट करोगे तो dA by A is equal to beta dt. Integrate from A naught to A, T naught to T, log of A by A naught is equal to beta T minus T naught. A is equal to A naught e to power beta T minus T naught. Again beta is very small, so I can expand the e to power x is equal to 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3. हायर ऑर्डर टर्म्स को खा जाओगे. A is equal to A naught 1 plus beta T minus T naught. Okay, this beta is known as coefficient of area expansion. So if I say gamma is a coefficient of volume expansion, on the same line you can say is V is equal to V naught 1 plus gamma into delta T. क्लियर है? तो मतलब जैसे मैंने एरिया की लेंथ के लिए किया था, ऐसे ही वॉल्यूम के लिए, एरिया के लिए, सबके लिए ये रिजल्ट वैसे ही वैलिड है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म which is known as thermal stress. See, whatever is the length of any object at a given temperature is its natural length if it is free. So this
the length of this pen is, let's say, 5 centimeter. And if I go to a climate which is very hot, the length may expand and it will become 5.1 centimeter. Okay. Or if you went to a Serbia or somewhere where the temperature is minus 25 degrees Celsius, this length may become short and will become 4.9 centimeter. So what is the length of this pen? Depending upon where you are, that will be its natural length. At this place it's 5 centimeter. If you go to a place where the temperature is very high, the length may expand and it may become 5.1 centimeter. And if you go to a very cold country where the temperature is, let's say, minus 50 degrees Celsius, something like that, then the length may become 4.9 centimeter, but that has to be in the free state. Now this length is 5 centimeter. I hold it like this, and if I now start heating, what will happen? The length is supposed to increase, right? And it is supposed to become L0 plus delta L. But because I am holding it by some walls or something, that I don't allow to increase the length of this pen. So what has actually happened is, the length of this pen, which was supposed to be L0 plus delta L, is actually having the length of L0. So, or in other words, you can say that, okay, the length is L0 plus delta L and we have compressed it by the force F such that its length is reduced to L0. Or you say that the length is L0 and you hold it like this tightly. And now if you reduce the temperature, then the length will shrink and it is supposed to be L0 minus delta L. Its length is supposed to be L0 minus delta L. But because of your holding, the length is L0. Or you can say that, okay, its length is L0 minus delta L, but we are applying the force F. And because of the application of the force, it is elongated by length delta L. Okay? समझ में आया तुम लोगों को? लेंथ, कुछ लेंथ है जो उसकी फ्री लेंथ है, फिर अपन उसको हीट करते हैं या कूल करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उसके थर्मल एक्सपांशन को अलाउ नहीं करते हैं. तो उसकी नेचुरल लेंथ से या तो उसकी लेंथ ज्यादा है या उसकी नेचुरल लेंथ से उसकी लेंथ कम है. इट इज लाइक अपन किसी रॉड को एक्सटर्नल फोर्स लगा के या तो खींच लें, इलोंगेट कर लें, या किसी रॉड को एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंप्रेस कर दे. दोनों केस में अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको इलोंगेट करते हैं या उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है? अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेस, दैट इज F अपॉन A. और वो किसके बराबर होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस. सेम थिंग इज हैपन हियर, but this stress is now being developed because of the heating effect. So that's why she said this is a thermal stress. अगर अपन ने इसको होल्ड कर दिया यहाँ पे और लेंथ L0 मेंटेन करके रख रहे हैं, अब अपन इसको या तो कूल करें या हीट करें, वॉट एवर यू से. अगर अपन इसको हीट कर रहे हैं तो इसकी लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए थी और ये नहीं हो रही है. तो ये क्या करेगी? ये दीवार पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी और दीवार इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा F. ये वॉल का फोर्स होगा. अगर अपन इसको हीट करते तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो दीवार इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रही है और रॉड पे दीवार पे फोर्स ये लगा रहा है F. दैट इज अ थर्मल स्ट्रेस विच इज बीइंग डेवलप्ड. और अगर अपन टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, अगर अपन टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रॉड श्रिंक हो जाएगी. तो दीवार एक्चुअली इसको खींच के रख रही है. तो दीवार इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रही है? इस डायरेक्शन में लगा रही है, खींच रही है. और ये दीवार पे रॉड दीवार पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है? ऐसे, राइट? फोर्स F. So this F is also the restoring force which is developed inside it. But this restoring force is developed because of the thermal reasons. क्योंकि अपन ने हीट किया या कूल किया है, उस वजह से लग रहा है. And we are restricting its elongation or
कंप्रेशन ऑफ द रॉड, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपन और हीट कर रहे हैं, तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. नाउ स्ट्रेस विल बी इक्वल टू F by A. So we have to find out how much stress has developed. What is strain? Strain is equal to delta L by L. And we know that delta L is equal to L naught alpha delta T. अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेल्टा एल भी पॉजिटिव है, यानी अगर तुमने हीट किया तो रॉड को इलोंगेट होना चाहिए था, और अगर तुमने कूल किया तो रॉड को छोटा होना था. तो डेल्टा टी नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो डेल्टा एल भी नेगेटिव है, यानी रॉड को श्रिंक होना है. एनीवे यू नो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, और यू नो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा टी. एंड व्हाट इज डेल्टा एल अपॉन एल नॉट? स्ट्रेन. स्ट्रेन, ठीक है. एंड वी नो दैट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू Young's modulus. So stress is equal to Young's modulus into strain, which is equal to y into strain क्या है? Alpha into delta t. And this is the stress which is developed, and this stress is known as thermal stress. तो अगर तुम्हारे को एरिया ऑफ द रॉड मालूम है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे को रिस्टोरिंग फोर्स भी मिल जाएगा जो उस रॉड के अंदर डेवलप होगा. So if I have to find out force which is being developed, then force is equal to A into y into alpha into delta t. Effect of temperature on the pendulum clock. Pendulum clock में क्या होता है? सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है और उसी ऑसिलेशन से अपन टाइम पीरियड निकालते हैं. So what is the time period? What is the topic? Effect of temperature. Effect of temperature on pendulum clock. टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी. इस T को टेम्परेचर से कंफ्यूज मत कर लेना, सब जगह अपन T यूज करते हैं तो T को टेम्परेचर से यूज कंफ्यूज मत कर लेना. सो लेट्स से द टेम्परेचर इज थीटा 1. अभी मैं टेम्परेचर को थीटा से यूज करूँ, है ना, क्योंकि टी अपन टाइम पीरियड के यूज करें. तो टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक इज T1 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L1 बाई जी. एंड इफ द टेम्परेचर इज चेंज टू थीटा 2, then T2 is equal to 2 pi square root of L2 by G. Okay. So if I find out what is T2 upon T1, then T2 upon T1 is equal to square root of L2 upon L1. And what is L2? L2 is equal to L1 1 plus alpha into delta theta, change in temperature, right? So I can say T2 upon T1 is equal to 1 plus alpha into delta theta to the power half, square root आ गया, L1 से L1 कट गया, right? And because alpha is very small, तो मालूम है 1 plus x to power n का एक्सपेंशन क्या होता है? हाँ, 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 x cube. And if x is small, what we can do is we ignore the higher order terms. So you can say T2 upon T1 is equal to 1 plus nx. So alpha delta theta by 2. Or you can say that T2 minus T1 is equal to T1 alpha delta theta by 2. इसको समझ लो. अब अगर डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बाद में उतार लेना. इस एक्सप्रेशन को समझो. T2 minus T1 is equal to T1 alpha delta theta by 2. If delta theta is positive, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, that means T2 minus T1 is also positive, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो L2 इंक्रीज हो जाएगा, तो T2 भी इंक्रीज हो गया. So if delta theta is positive, delta T is positive, T2 minus T1 is positive.
व्हाट इज अफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड या टाइम ऑफ द क्लॉक, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो क्लॉक है वो पेंडुलम के ऑसिलेशन से चलता है। अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी इंक्रीज हो गया, राइट। सपोज कर लो एक ऑसिलेशन 1 सेकंड मेजर करता था, अब एक ऑसिलेशन को ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो T2 इंक्रीज हो जाता है। T2 इंक्रीज हो जाता है मतलब इस एक ऑसिलेशन को अब क्या लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। और उस एक ऑसिलेशन को अपन क्या मेजर करते हैं, 1 सेकंड अज्यूम कर लो। तो पहले 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन होता था, अब क्या होगा, 1 सेकंड से ज्यादा में एक ऑसिलेशन होगा। मान लो 1.1 सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है, मान लो 1.1 सेकंड में ऑसिलेशन होता है, लेकिन घड़ी क्या मेजर करेगी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो घड़ी के लिए कितना टाइम मेजर हुआ, 1 सेकंड ही मेजर हुआ, लेकिन एक्चुअली पेंडुलम ने ऑसिलेट होने में कितना टाइम लिया, 1.1 सेकंड। तो पहले 60 ऑसिलेशंस कितने सेकंड में होते थे, 60 सेकंड्स में, क्योंकि 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन होता था। अब 60 ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.1 इंटू 60, 66 सेकंड्स। यानी कि घड़ी जब तुम्हारे को 1 मिनट दिखाएगी उसमें एक्चुअली कितने मिनट हो गए होंगे, 1 मिनट और 6 सेकंड, 1 मिनट और 6 सेकंड। तो घड़ी कितने टाइम पीछे हो गई, 6 सेकंड पीछे हो गई, यानी घड़ी क्या हो गई, धीरे हो गई। एक तरह से यूं समझोगे जब बैटरी खत्म हो जाती है ना तो घड़ी का काटा, घड़ी धीरे हो जाती है। सो द क्लॉक विल लूज टाइम, इसको अपन क्या बोलते हैं, व्हेन द क्लॉक बिकम स्लो वी से द क्लॉक विल लूज टाइम। लूज टाइम का क्या मतलब है, एक्चुअली होने चाहिए थे, घड़ी को दिखाने चाहिए थे 25 घंटे, लेकिन वो दिखा रही है 24 घंटे, पूरे एक दिन में 1 घंटा पीछे हो गई। सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक घड़ी को रात को 12 बजाने थे, लेकिन घड़ी धीरे हो गई तो वो 11 ही बजा रही है, जबकि हो गए 12। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर डेल्टा टी इज पॉजिटिव, डेल्टा टी इज पॉजिटिव मींस द क्लॉक स्लोज डाउन। क्लॉक स्लो डाउन का मतलब है क्लॉक ने टाइम लूज कर दिया, क्लॉक ने टाइम क्या कर दिया, लूज कर दिया। इसको टेक्निकली बोलते हैं द क्लॉक लूजेस द टाइम। दूसरी तरफ इफ डेल्टा थी इज नेगेटिव, डेल्टा थीटा इज नेगेटिव, दैट मींस डेल्टा टी इज आल्सो नेगेटिव। अब क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो L2 क्या हो गया, कम हो गया, L2 कम हो गया, T2 कम हो गया, T2 कम हो गया। तो पहले जो सपोज कर लो एक ऑसिलेशन क्लॉक एक पेंडुलम 1 सेकंड में करता था, और वो कितने टाइम में कर रहा है, सपोज करो 0.9 सेकंड में कर रहा है, एक ऑसिलेशन 0.9 सेकंड में कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी 0.9 सेकंड ही हुआ है, लेकिन क्लॉक बोले, पेंडुलम बोलेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब क्या बोलेगा वो, 1 सेकंड हो गया, लेकिन हुआ क्या है, 0.9 सेकंड ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, क्लॉक ने टाइम गेन कर दिया, अब वो घड़ी भागने लग गई है। हुए हैं 3 घंटे और क्लॉक बता रही है 4 घंटे। तुम लोगों के साथ होता है ना, जब क्लास में आते हो तो तुम्हारी घड़ी धीरे हो जाती है, और जब जाने का टाइम होता है तो घड़ी फास्ट हो जाती है। तो लेट तो आते हो, और सर 3:30 बजे, मेरी घड़ी में तो 3:45 बजे होते हो उस समय, और 7 बजे नहीं हो तो बोलते हो सर छुट्टी, हमारी घर में 7 बज गए। ऐसा ही होता है ना, आते समय क्या होता है, घड़ी धीरे हो जाती है, जाते समय घड़ी तेज चलने लगती है, सही तो कभी नहीं चलती है। बट तुम्हें ये टेक्निकल टर्म याद रखनी होगी, क्लॉक लूजेस द टाइम एंड क्लॉक गेन्स द टाइम। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन तो पेंडुलम क्लॉक, हाँ ये पेंडुलम क्लॉक है, तुम उस दूसरी वाली क्लॉक के लिए मत करना, जिस क्लॉक के टेम्परेचर से कोई इफेक्ट लेना देना ही नहीं है, वो क्लॉक टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज से है। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम पे क्लॉक चल रही है सपोज, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, क्यों, तो m/k है, L पे अफेक्ट करता है टेम्परेचर। तो पेंडुलम क्लॉक के लिए ही ये वैलिड है। क्लियर? इट ऑल्सो हैज अफेक्ट ऑन द मेजरमेंट। सपोज कर लो अपन ने एक स्केल लिया है, ठीक है, और वो सही टेम्परेचर पे बनाया अपन ने, और उस समय उसको मार्किंग कर दिया अपन ने 0 ये 1, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब अपन ने क्या किया, इसको अफ्रीका में बनाया और अपन इसको इंग्लैंड में ले गए या ऑस्ट्रेलिया ले गए, वहां पे ठंडा है, तो ये स्केल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसका 0 बनाता हूँ तो इसका 1 जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, इतना श्रिंक हो गया ये। अब अगर तुम इस स्केल से वहां के कपड़े को मेजर करोगे तो तुम क्या मेजर करो? 1 सेंटीमीटर मेजर करोगे, 1 सेंटीमीटर से कम मेजर करोगे, 1 सेंटीमीटर से कम मेजर करोगे, क्योंकि स्केल किसके लिए बना था? अफ्रीका के लिए बना था। उस टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करने के लिए बना था। अपन ने क्या किया, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके ऑपरेट कर दिया। और यही जो अफ्रीका में अब यही स्केल अगर अपन ने यूरोप में बनाया होता तो एग्जैक्टली ऐसी ही मार्किंग होती, यहां से लेके यहां तक यही 0 और यही 1 होता। अब अगर इसको अपन गर्म देश में ले जाता, अफ्रीका ले जाते, तो ये क्या हो जाता? ये लेंथ हल्की सी इंक्रीज हो जाती। कितनी? ये वाली। तो अब अगर तुम इससे किसी चीज को मेजर करते जिसको तुम 1 सेंटीमीटर बोलते हो, वो एक्चुअली 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होती। दोनों केस में प्रॉब्लम है। सो दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट। रिमेंबर, मेजरमेंट स्केल में एक्सपांशन और वो हो रहा है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उस टेम्परेचर की नेचुरल लेंथ है, वो इस टेम्परेचर की नेचुरल लेंथ है। रिमेंबर, डिस्टेंस मेजरमेंट जो होता है ना, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि अपन यूनिट ऑफ द मीटर की डेफिनेशन क्या बोली थी? इट वॉज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकंड्स। वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट यही है। वो ना तो अमेरिका में ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, ना ही यूरोप में कम हो रहा है, ना ही अफ्रीका में ज्यादा हो रहा है, वो यही है। ओनली थिंग इज, जब इन दोनों पॉइंट्स को अपन ने रखा यहाँ पे और मार्क कर दिया किसी स्केल पे, तो उन स्केल्स के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो दूर और पास हो गए जब अपन एक देश से दूसरे देश ले गए। बाकी लाइट तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। सो लेंथ इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। 1 मीटर is always 1 meter whether you measure it 50 degrees Celsius or you measure it at -50 degrees Celsius. That is what is the distance which the light travels with that speed, जो constant है, because the speed of the light doesn't depends upon temperature. Okay? It is the measuring device जो लंबा या छोटा हो रहा है, इस वजह से error in measurement आ रहा है। तो error in measurement कितना हो जाएगा? Change in length की वजह से हो जाएगा। अगर जन कर दिया मैंने, गलत स्केल बना दिया, वापस से बना देते हैं अपन स्केल। ये 0 है और ये 1 है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर अपन 100 डिग्री सेल्सियस पे चले गए तो क्या होगा? ये 0 है और ये 1 यहाँ पे हो गया। अपन कहाँ चले गए? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठंडे से गर्म में चले गए, तो ये लेंथ इंक्रीज हो गई। अब अपन जो ये लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये क्या 1 है क्या? नहीं, 1 तो एक्चुअली ये है, 1 तो एक्चुअली ये लेंथ है, और ये जो अपन मेजर करें ये 1 से ज्यादा है। तो जो कपड़ा अपन 1 मेजर करेंगे इस स्केल पे, वो एक्चुअली 1 से ज्यादा है। यानी अगर ठंडे से गर्म में जाएंगे अपन, तो अपन गलत लेंथ मेजर कर रहे हैं। अपने को जहां पे 1 मीटर देना चाहिए, अपन वहां पे 1.1 मीटर दे रहे हैं। और उल्टा करें अगर अपन, ये 100 है और अपन 50 पे चले जाएं, तो श्रिंक हो जाएगी लेंथ। ठीक है, ये 1 हो गया। तो अब जो अपन 1 मीटर मेजर कर रहे हैं, वो एक्चुअली 1 मीटर नहीं है, वो कितना है? 0.9 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर तो ये है, ये तो 0.9 मीटर है। तो ठंडे वाला स्केल गरम से अगर ठंडे में जाएंगे, तो अपन जो मेजरमेंट करके देंगे वो एक्चुअली कम क्वांटिटी देंगे। समझ में आ गया या कोई दिक्कत आ रही है इसमें? सो एक्चुअल एरर इज L2 - L1। या तो तुम ज्यादा दे रहे हो या तुम कम दे रहे हो, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो। वो तुम्हारे को मैंने दोनों स्केल बता दिए, यहाँ पे तुम इसको दिमाग में अच्छे से छाप लो। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्केल। क्लास इज ओवर।